दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए रोज़ की तरह प्रत्येक दिन की तरह अपना अगला जो इतिहास का प्रैक्टिस सेट जो 13 नंबर है इसको हल करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि कौन सा पूरा स्थल जो है पहले है फिर उसके बाद है, इस क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ज्वालापुरम 9, दूसरा दिया गया है अतिरमपक्कम, तीसरा दिया गया है ईसामपुर और चौथा है जलालपुर और दीना। तो बताना है मित्रों कि इसको हम तिथिक्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है मित्रों वो बी नंबर हो जाएगा। ये बी नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम व्यवस्थित करते हैं इसको तो अतिरमपक्कम जो है पहले आएगा मित्रों, और फिर उसके बाद ये ईसामपुर आएगा तीसरा नंबर, और जो फिर है मित्रों ये चौथा नंबर पहले आएगा और लास्ट में सबसे पहला नंबर आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, इसी में देख लीजिए दोस्तों, प्रश्नानुसार जो दिया गया है पुरातात्विक स्थलों का जो क्रम मिलाने के लिए दोस्तों, इसमें जो है अतिरमपक्कम स्थान जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी दूसरा नंबर, और जो है तुम्हारा पड़ता है जिसको जो है 1863 ईस्वी में यहाँ सर्वप्रथम किंग द्वारा जो है उत्खनन कार्य किया जाता है। इसी तरह दोस्तों कर्नाटक में आपका ईसामपुर है जो औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, और ज्वालापुरम जो मित्रों है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जलालपुर की बात करते हैं तो ये स्थान पाकिस्तान में दोस्तों पड़ता है, रिवात घाटी के पास। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है। यानी किस पुरातात्विक स्थल की जो नवपाषाण काल का है उसकी जो तिथि है मिली हुई है उसकी 6000 ईसा पूर्व की या 600 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की मिली हुई है। 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की बताना है दोस्तों, कोल्डी हवा की या महगढ़ा की या टोकवा की या पांचोह की। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर जो होगा मित्रों आपने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा, अर्थात कि या कहें कि कोल्डी हवा और जो है आपका टोकवा का जो है पूरा स्थल नवपाषाण काल का, इसमें जो अंकित तिथि है वो 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मित्रों याद रखें कि 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य जो मिले हैं ये मिर्ज़ापुर में बेला नौरदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। ठीक है मित्रों, आप जानते होंगे कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ कहाँ के, तो ये जो है चावल की जंगली खेती करते थे और कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे। यानी कि जंगली खेती और कृत्रिम प्रजाति दोनों प्रकार की ये धान का उत्पादन दोस्तों कहाँ से करते थे, कोल्डी हवा नामक स्थान से करते थे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये है अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण कालीन या संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो होमो हैबिलिस है या होमो इरेक्टस है या होमो निएंडरथालेसिस है और या ग्रिमाल्डी है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही है, इस प्रश्न का उत्तर जो है ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न को हम अगर देखते हैं तो ये ए नंबर भी सही होगा और बी नंबर यानी ए प्लस बी, इसके दोनों उत्तर सही हैं दोस्तों। मित्रों होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस मानव का जो संबंध है निम्न पुरापाषाण काल से है। इसी प्रकार होमो निएंडरथल मानव जो है का संबंध
मध्य पुरापाषाण काल से है, और जबकि होमोसेपियंस मानव का जो संबंध है वो उच्च पुरापाषाण काल से है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न हल करते हैं अपना। यह नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया नाम जाना जाता था जिसको क्षेत्र को, उसके समय में यानी उस समय इसमें क्या क्या शामिल था ये जानकारी करना है आपको। क्या पूर्वी सीरिया शामिल था, तुर्की और ग्रीस भी, या पूर्वी सीरिया दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक शामिल था, या ईरान और इराक दोनों शामिल थे, या ईरान और लेबनान शामिल थे? तो इस प्रश्न का जो आपने उत्तर है दे दिया होगा मित्रों। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, यानी पूर्वी सीरिया दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का जो अधिकांश भाग है उस समय दोस्तों मेसोपोटामिया में शामिल था। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में हड़प्पा की जो है खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की जाती है, जहाँ से दोस्तों मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। किसकी? बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं, अन्नागार मिले हैं और बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है बताना है। अच्छा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, दूसरा है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, या तीसरा नंबर सी नंबर है एक ग्रीक शब्द है जो पहाड़ों से संबंधित है, और डी नंबर है एक आकडियन शब्द है जो इसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो आपने उत्तर दे दिया होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी जो है दो नदियों के बीच की भूमि ही मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है। आगे फिर देखते हैं, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। देखते हैं क्या है। प्राचीन मेसोपोटामिया के जो है लेखन शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? तो देखते हैं, जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, यानी जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई तब से शुरू होता है लिखना कार्य, या जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिलती है तब से, या जब शासकों ने मित्रों कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की तब से, या ऑप्शन नंबर जो डी है जब आरंभिक मानव बस्तियों में नगरों का उदय हुआ। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो है जब आरंभिक मानव बस्तियों में से नगरों का उदय होता है दोस्तों तभी जो है मेसोपोटामिया में प्राचीन लेखन का कार्य जो है प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं, ये रहा अपना अगला प्रश्न, धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? मित्रों जो है ये प्रश्न अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा, यानी कि बौद्ध धर्म जो है इस धर्म का बौद्ध धर्म का ही धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित शब्द है कहें। आगे देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? बुद्ध, लकुलिश, महावीर या शंकराचार्य? तो ऑप्शन नंबर आपका जो उत्तर होगा इसका दोस्तों वो सी हो जाएगा। मित्रों महावीर स्वामी का जो नाम था वर्धमान था, जानते हैं आप, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था और तपस्या के लिए निकल गए थे। 12 वर्ष तक फिर उन्होंने कठिन तपस्या की और वैशाख मास के जो है मित्रों 10वें दिन जो है जिम्बी ग्राम के पास रिजुपालका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका निग्रंथ का जो संबंध है दोस्तों इन्हीं जैन धर्म से है या महावीर स्वामी से है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। आगे देखते हैं मित्रों, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय जो है संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है मित्रों। जो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय था
किस क्षेत्र से संबंध रखता है? मगध से क्षेत्र रखता है, मगध क्षेत्र से संबंध, या पूर्वी भारत से, या उत्तरी भारत से, या दक्षिणी भारत से? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा दिगंबर जो है, आप जानते होंगे मित्रों कि जो है भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक या कहें कि माने गए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के अपना प्रचार प्रसार का जो केंद्र बनाया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यह है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? कौन सा दोस्तों ऐसा अभिलेख है जो बलिवर्द शैली में लिखा गया है? तो क्या सारेकुना अभिलेख है, या एरागुडी अभिलेख है, या निगाली सागर अभिलेख है, या ऑप्शन नंबर डी रुमिनदेई अभिलेख है? तो आपको मित्रों ज्ञात होगा जो बलिवर्द शैली में लिखा गया अभिलेख है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि एरागुडी अभिलेख जो है बलिवर्द शैली में लिखा गया अभिलेख है। मित्रों दोस्तों जानते होंगे आप कि अशोक का जो एरागुडी अभिलेख है वो बलिवर्द शैली में लिखा गया है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है और जिसको खोजा था अड़ू घोष ने 1929 में। कब? तो 1929 में अड़ू घोष द्वारा जो है दोस्तों खोजा गया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस यूनानी शासक ने कभी सीए, देखें ध्यान से, किस यूनानी शासक ने कभी सीए नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण किया है? यानी किस शासक के सिक्कों पर जो है कभी सीए नगर देवता शब्द अंकित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मिनांडर के अभिलेखों में, यूक्रेटाइडिस के अभिलेखों में, या डिमेटियस के, या यूथिडेमस के। तो इस प्रश्न का हमारा मित्रों जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यूक्रेटाइडस के जो है अभिलेख सिक्कों में जो है ये कभी सीए नगर शब्द देवता उल्लिखित है। मित्रों याद होगा आपको कि यूक्रेटाइडस जो था यूनानी यानी यवन था, जो महत्वपूर्ण शासक था। कप्सा में प्राप्त उसकी एक महत्वपूर्ण मुद्रा में उसे कप्सा का नगर देवता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है अपना अगला प्रश्न, कौन सा अभिलेख जो है कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है? तो क्या नंबर ए है आरा लेख, दूसरा है सुर्खकोटा लेख, तीसरा है रबतक लेख, और डी नंबर है मथुरा लेख। तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लिया होगा। जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो है रबतक लेख जो है इस कुषाण वंश की वंशावली को प्रकट करता है। मित्रों जो ये है अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में जो है स्थित सुर्ख कोतल के पास रबतक पड़ता है या रबातक स्थान पड़ता है। काफिर का जहाँ पर जो है स्थान है, और काफिर का किला नामक एक पहाड़ी है से 1993 में जो मित्रों है रबतक अभिलेख की खोज की गई है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? यानी कौन सा वो अभिलेख है जो असुर नरक से अपनी उत्पत्ति को जोड़ता है, ये बताना है मित्रों। आइए इस प्रश्न को हल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति जो है असुर नरक से जोड़ते हैं? क्या उड़ीसा के भंज हैं, या बंगाल के पाल हैं, या सी नंबर है उड़ीसा के सौलोदभद हैं, या ऑप्शन नंबर डी है असम के वर्मन हैं? तो बताना है कि कौन से जो है असुर नरक से अपना उत्पत्ति जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी केवल असम के जो वर्मन लोग हैं वे अपनी उत्पत्ति जो है असुर नरक से जोड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। मित्रों ज्ञात होगा कि महाभारत में यहाँ के शासक जो थे नरकासुर का श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने का विवरण मिलता है। कालिदास ने भी जो दोस्तों रघुवंश में प्रागज्योतिषपुर अर्थात कामरूप के शासक के ऊपर रघु की विजय का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये अपना विकल्प प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये सही उत्तर का दोस्तों चयन करना है।
वो दोस्तों हमने उसी का ऑप्शन पढ़ लिया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है या मिलता है, ये बताना है। राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों का जो है सचिव और मंत्री के लिए उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ, ये बताना है। मौर्य काल के अभिलेखों में, कुषाण काल के अभिलेखों में, या गुप्त काल के या शुंग काल के अभिलेखों में। तो मित्रों जो है इस सचिव और मंत्री शब्द का जो उल्लेख है वो गुप्त काल के अभिलेखों में इन शब्दों का प्रयोग या उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था, बताइए दोस्तों कि ह्वेनसांग की क्या उद्देश्य था जिसने भारत की यात्रा की थी। क्या भारत का भूगोल जानना चाहता था वो, ऑप्शन नंबर ए, या बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना चाहता था, या भारत की संस्कृति को जानना चाहता था, या धन एकत्र करना चाहता था। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जो है जाना चाहता था। मित्रों ह्वेनसांग जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, जो 600 में ईस्वी में जन्मा था चीन के हुनान प्रांत में, और इसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। जो दोस्तों यह भारत के बौद्ध धर्म के स्थलों से संबंधित स्थलों को देखने के लिए यहाँ आया था। 629 ईस्वी में तांग सांग की शासकों की राजधानी चंगन से कहें कि भारतवर्ष के लिए दोस्तों प्रस्थान किया था। तो मित्रों अगला प्रश्न है अपना, उसको देखते हैं, हल करते हैं। तो ये प्रश्न रहा स्क्रीन पर। प्रश्न है, चुंबकीय कुतुबनुमा यानी मैग्नेटिक कंपास का जो है सर्वप्रथम जो संदर्भ है निम्नलिखित में किस फारसी कृति में मिलता है। यानी जो है चुंबकीय कुतुबनुमा का सर्वप्रथम उल्लेख किस फारसी ग्रंथ में हुआ है, ये बताना है। क्या जवामी उल हिकायत है वो ग्रंथ, या बी नंबर है आदाब उल हर्ब या सुजात, और सी नंबर है फतूहुस सलातिन, या डी नंबर मुफ्ताउल फुजला है। तो इस प्रश्न का हमारा जो मित्रों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि जवामी उल हिकायत जो है इसमें मिलता है किसका, चुंबकीय कुतुबनुमा का उल्लेख, जो है मित्रों जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद सौफी द्वारा फारसी का लिखित एक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न है और इसको जो है दोस्तों मिलान करना है, फिर कूट के माध्यम से आपको उत्तर इसका देना है। ये प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी एक तरफ है और दूसरी तरफ है संबंधित दिल्ली सुल्तान और उनका शासनकाल दोस्तों, है ना। तैर बहादुर देखना है दोस्तों किसके समय आक्रमण करता है, जो मंगोल था। फिर तरमासरीन किसके समय आता है, और फिर शेर मुगल किसके समय, और कुतुब ख्वाजा किसके समय में आता है। अगर मित्रों हम इनके बात करते हैं मिलाने की, तैर बहादुर जो है दोस्तों वो मुगल बादशाह दिल्ली के सुल्तान बहराम शाह के समय में आता है। कौन, ये इसके समय में आता है। और तरमासरीन की जो बात करते हैं तो दोस्तों जानते होंगे कि आप, ये एमबीटी के शासनकाल में आया था। और शेर मुगल की बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में आया था। और जो आपका बचता है ख्वाजा कुतुब जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। इस प्रकार मिलान करने के बाद हमारा जो मित्रों सही उत्तर होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, ये बी नंबर सही होगा। आगे फिर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। क्या कौन सा प्रयोग जो है उसने पहले किया और फिर उसके बाद क्रम में उसको लगाना है। तो देखते हैं मित्रों कि जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है दोस्तों वो करता है जो 1329 में 29 और 30 में करता है। राजधानी परिवर्तन जो है 26 में करता है, ये 26 में है। और ये सांकेतिक मुद्रा 1929-30 में है, तो 30 ही मानिए इसको। और जो है खुरासान विजय योजना है 1332 में करता है। और जो कराचल योजना है वो दोस्तों 1337-38 में करता है, तो ये 37-38। तो इस प्रकार से हम इसको अगर मिलाते हैं ऑप्शन में तो हमारा जो उत्तर सही होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर
सी सही होगा, सी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? मुर्शिद कुली खान जो था दोस्तों, ये कहाँ पर जो है जब्ती व्यवस्था को स्थापित किया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, लाहौर में, मालवा में, गुजरात में या दक्षिण भारत में। तो हमारा उत्तर जो सही होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी दक्षिण भारत में जो है मुर्शिद कुली ने जब्ती व्यवस्था को प्रारंभ किया था। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि जब 1652 में अंग्रेज औरंगजेब को जो दूसरी बार दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया जाता है, तो उसके साथ मित्रों पारसी जो था एक मुर्शिद कुली खां, उसको भी दक्षिण का दीवान नियुक्त किया जाता है। उसी समय मुर्शिद कुली खां ने ये व्यवस्था अपनाई थी, इसीलिए मुर्शिद कुली खां को दोस्तों दक्षिण का टोडरमल भी कहते हैं, क्योंकि मित्रों उसने यहाँ टोडरमल की पैमाइश तथा कर निर्धारण प्रणाली को लागू किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये स्क्रीन पर, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध जो है रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? या कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती का युद्ध किस मुगल सेनापति के साथ इनमें से अंतिम रूप से हुआ था? तो वो मुगल सेनापति जो था मित्रों वो ऑप्शन नंबर अर्थात आसफ खान सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 1564 ईस्वी में जो है आसफ खां को गढ़कटंगा पर अधिकार करने के लिए भेजा जाता है। फिर देखते हैं आगे कि चौरागढ़ के जो निकट रानी दुर्गावती ने जो दोस्तों मुगलों का सामना किया और 2 दिन तक वीरतापूर्वक लड़ती रही, किंतु पराजय को निश्चित समझकर दोस्तों जान करके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और अपने शरीर में या कहें कि पेट में स्वयं छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? यानी कहने का मतलब है कौन सा जो यूरोपीय था निवासी वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद को नहीं प्राप्त कर पाया? तो वो आप जानते होंगे दोस्तों, जो ह्यूम जी थे वे सचिव तो बने रहते हैं, संस्थापक भी बने रहते हैं, लेकिन वे कभी जो है अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं कर पाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए क्या सही है, राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, सही है गलत परीक्षण करना है आपको। दूसरा है, भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, क्या सही है जानना है। तीसरा है, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, आपको जानना है। या चौथा है, भारत स्वतंत्र जब हुआ था तो 22 जुलाई को झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो हमें लगता है यही ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो ध्वज है यानी तिरंगा झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले जो है अपनाया गया था, जिसकी जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3 है, जिसमें जो दोस्तों नीले रंग का एक चक्र है और उसमें 24 तीलियां हैं। नीले रंग का चक्र है मित्रों, याद रखें, और 24 तीलियां हैं। आगे प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने मित्रों भाग लिया था? तो मित्रों कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित ऑलरेडी हमने वीडियो एक बना रखा है जिसमें विस्तृत हमने उसमें चर्चा की है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा मित्रों 5वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में हमने बताया था कि 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें जो 5 महिलाएं भारतीय थीं और 5 महिलाएं ब्रिटिश थीं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? क्या ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम था, या ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट था, या ऑपरेशन 0 आवर, या ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो इस प्रश्न का हमारा मित्रों जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मित्रों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जाव स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।